श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, वड़क्कम, कमुनाचन एंड केम छो। मेरे सारे बाइकर्स एंड राइडर्स भाइयों बहनों को अनित का नमस्कार। पिछले तकरीबन 10 दिन से कोशिश कर रहा हूँ मेरा माइक की सेटअप का। शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि भाई मेरा जो पहला वाला वीडियो था, इससे पहले वाला और सबसे पहला इनफैक्ट, उसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा था क्योंकि माइक का सेटअप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब उसके बाद फिर मैंने जब सेटअप किया तो आवाज़ एकदम कम हो गई थी। अब आज देखते हैं क्या हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं मेरे लास्ट वीडियो का कुछ मैं कंटिन्यूएशन करूँगा और चलिए पहले उसी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी कैटेगराइज कर दी थी कि भाई आपको कौन सी सीसी की बाइक कौन से काम के लिए आपको लेनी चाहिए। उसके साथ साथ में कुछ पॉइंट्स मेरे छूट गए थे, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला, आपकी हाइट और वेट के हिसाब से, हाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाइट है। आपकी हाइट के हिसाब से आपको अपनी मोटरसाइकिल सेलेक्ट करनी है। अब जैसे कि भाई कोई भी बंदा अगर समझ लीजिए 5 फुट की हाइट का है, तो वो 5 फुट की हाइट का बंदा तो बट ऑब्वियस है कि भाई अगर उसको एक्सपर्ट चलानी है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी सी नहीं, इन तक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। या 5 फुट 2 इंची वाले के बंदे के लिए भी क्या है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसकी सीट हाइट बहुत ऊँची है। वैसे ही अगर कोई 6 फुट का चलाने को चला सकते हैं, प्रैक्टिस की बात होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलाने को चला सकते हो। लेकिन थोड़ी सी लो स्पीड में मनोवर करने के लिए कहीं अगर पैर नीचे रखना पड़ गया तो वो सब जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपको जब बाइक को रोकनी है तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो एक इश्यू है। अपनी हाइट के हिसाब से बाइक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेट का जो मैं बता रहा था, वेट एक बड़ा इशू नहीं है क्योंकि आप अपने सस्पेंशन को उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली मत करिए, कुछ समय पहले आप बाइक को चलाइए, 2 व्हीलर जो भी है, स्कूटर है, पहले आप उसको चलाइए। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ही आपको हार्ड लग रहा है या बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट लग रहा है, तब आप उसको सॉरी तब जाकर के आप उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवाइए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बाइक लेने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में, कि भाई आपको किस टाइप की बाइक चाहिए, कौन सी टाइप की बाइक आपके लिए सूटेबल रहेगी। अब टाइप ऑफ बाइक का मतलब होता है कि भाई एक जैसे अपनी होती है, फर्स्ट कैटेगरी आती है इसके अंदर में। फर्स्ट टाइप ऑफ मोटर 2 व्हीलर जो आता है वो है आपका कम्यूटर। जैसे आपका बजाज का सिटी 100 हो गया, प्लैटिना हो गई, हीरो का पैशन हो गया, स्प्लेंडर हो गया, सीबी शाइन हो गई होंडा की, टीवीएस की रेडियन जो भी नाम है उसका, वो हो गए। तो ये सब आपके एक्चुअल में कंप्यूटर बाइक है, मतलब कि जिसकी सीट भी आपकी एकदम फ्लैट रहती है और एक तो सीट फ्लैट हुई हो गई उसकी, दूसरे उसके हैंडल बार्स भी जो रहते हैं वो ना एकदम नीचे होते हैं ना एकदम ऊपर होते हैं, वो मिडल में रहते हैं। तीसरे उसके जो फुट पैड्स होते हैं वो एकदम सेंटर में रहते हैं, ना पीछे की तरफ होते हैं और ना ही आगे की तरफ होते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है आपकी स्पोर्ट्स कम्यूटर। स्पोर्ट्स कम्यूटर जिसको कहते हैं, अपाची हो गई, पल्सर हो गई, जिसके हैंडल बार्स भी थोड़े नीचे रहते हैं, सीट भी थोड़ी सी स्लांट में रहती है और अब ये भाई साहब को
अक्ल नाम की चीज़ तो है नहीं। एक तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, वो भी ऐसे रास्ते में। खैर, तो स्पोर्ट्स कम्यूटर्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो स्पोर्ट्स कम्यूटर्स जैसे मैंने कहा, अपाची हो गई, पल्सर हो गई, ये सब आपकी स्पोर्ट्स कम्यूटर्स हैं। इसमें क्या होता है, आपके फुट पैच भी थोड़े से पीछे की तरफ रहते हैं, हैंडल बार भी थोड़ा लो रहता है, और सीट भी आपकी थोड़ी सी स्लांट में रहती है। अब इसके बाद में स्पोर्ट्स के अंदर में और एक आती है पूरी की पूरी स्पोर्ट्स बाइक, जिसमें फुल फेयरिंग लगी रहती है, जिसमें पूरा प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, फाइबर का जो बॉडी रहता है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार की बाइक्स जो ग्रैंड प्रिक्स में वगैरह में यूज़ होती है, वो हो गई। जैसे आपकी R15 है यामाहा की, या फिर आपका और कौन सी है, KTM की RC सीरीज़ पूरी आती है, अपाची की भी आती है, वो एक कैटेगरी हो गई। उसके बाद में और एक टाइप जो रहती है वो रहती है क्रूसर। क्रूसर के अंदर में गिनी चुनी बाइक की हैं इंडिया के अंदर में। बजाज की अवेंजर सीरीज़ है 160, 220। उसके बाद आपका सुजुकी की इंट्रूडर है। उसके अलावा फिर आपकी अभी हिमालयन की मेट्योर आई है, जिसके फुट पैच भी आगे रहते हैं, सिटिंग भी लो रहता है, हैंडल बार भी हाई रहते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि आप सोफे पे बैठे हुए हो, सोफे पे बैठ के आप चला रहे हो। इसके अलावा और एक रहती है आपकी ऑफ रोडर, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए ही मैक्सिमम उसको डिज़ाइन किया गया है उसी हिसाब से। इसके फुट पैक्स एकदम आपके स्ट्रेट रहते हैं, नीचे रहते हैं, हैंडल बार ऊँचा रहता है, उसके सामने का चक्का भी बड़ा रहता है। तो अगर आपको सैडल करना है तो आप सैडल कर सकते हो। जैसे आपका ये एक्सपल्स है, या फिर हिमालयन है, या फिर KTM की 390, 790 एडवेंचर सीरीज़ जो आती है वो है, वो सब भी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। क्योंकि अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जनरली मैं ये चीज़ देखता हूँ आदमी लोगों को ये कंप्लेन करते हुए, यार मुझे मेरी बाइक मेरा माइलेज मुझे नहीं देती है। तो देखिए, हर गाड़ी बनी होती है एक चीज़ के लिए, एक टारगेट करके बनाई जाती है कि ये इस काम में मैक्सिमम यूज़ की जाएगी, सिटी में यूज़ की जाएगी, ऑफ रोड में यूज़ की जाएगी, या फिर आपके हाईवे पे यूज़ की जाएगी, या कंबाइंड कैलकुलेशंस भी किए जाते हैं। कभी 80-20, 80% हाईवे, 20% सिटी, 70% सिटी, 30% हाईवे। तो ये सब चीज़ों का भी थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करिए, उसके लिए वो आपके लिए बहुत 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 सुविधा होगा। टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए, मैं बार बार कहूँगा। क्योंकि उससे क्या है, आपको पता चलेगा कि भाई, अब मुझे भी मालूम है कि भाई 5 मिनट के टेस्ट ड्राइव के अंदर में बेसिकली आप ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाते हैं, कोई भी कुछ नहीं समझ पाता है। लेकिन होता क्या है कि जब सबसे पहले आपने कैटेगरी अपनी फाइनलाइज कर ली है कि भाई मुझे इस कैटेगरी में जाना है, अब कैटेगरी फाइनलाइज हो गई, आपने टाइप सेलेक्ट कर लिया कि भाई किस टाइप की आपकी मोटरसाइकिल आपको लेनी है, आपने टाइप आपकी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने शॉर्टलिस्ट कर ली मोटरसाइकिल को कि भाई मैं ये 5 मोटरसाइकिल को मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ। अब उसको जा करके आप टेस्ट राइड लीजिए। सर्विस सेंटर्स आपके घर के कितने आसपास में है, या ऑफिस के कितने आसपास में है, या आपके घर से ऑफिस के इन वे में है या नहीं है, सर्विस सेंटर का रेपो कैसा है, नहीं है। इससे ये सब करने से क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट कर देंगे अपने आप को और कम में। जो आपने 5 शॉर्टलिस्ट की है, वहाँ से आप 2 में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, फिर बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा जब भी आदमी मोटरसाइकिल लेने का प्लान करता है, तो आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है फंड का। तो फंड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक तो वो
यानी कि भाई एक शोरूम प्राइस हो गया। अब चाहे हम लोग डाउन पेमेंट में लें या फिर बैंक से फाइनेंस करवाएं, ऑन रोड टैक्सेशन वगैरह के जो भी इंश्योरेंस के लिए, टैक्सेशन के लिए जो भी पैसे लगते हैं वो अलग लगते हैं। एक शोरूम प्राइस अलग रहता है, ये कॉस्ट अलग रहता है। उसके बाद तो हम भाई गाड़ी निकाल लेते हैं। जनरली आदमी लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं, जो ईएमआई पे लेते हैं वो अपना मंथली ईएमआई मेरा कितना पड़ेगा वो, और मेरा पेट्रोल का एक्सपेंस कितना पड़ेगा। और थर्ड चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आदमी सोचता है तो भाई चलो भाई पंचर वंचर हो गया तो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने जहाँ तक देखा है, 85 to 90% आदमी लोग मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कंपनियां तो बोलती है भैया हमारी 3 सर्विस फ्री है, पहले 3 सर्विस फ्री है, अब 3 सर्विस फ्री है, 4 सर्विस फ्री है, भाई 5 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, इतने किलोमीटर तक का काउंटिंग भी रहता है उनका, वो सारी चीज़ें भी हैं। अब ये सब चीज़ों को तो हम लोग उस समय में जब शोरूम में जाते हैं डिस्कशन करते हैं, सर आपको 5 साल की वारंटी है, ये है, 3 आपकी फ्री सर्विसेज है। ये सब बातें हम लोग सुन करके सेकंड स्टेप के बारे में हम लोग सोचना भूल जाते हैं, वो होता है मेंटेनेंस का। आपको सर्विस सेंटर में फ्री सर्विस जो दी जा रही है वो आपका लेबर कॉस्ट नहीं लेगा, लेकिन मटेरियल कॉस्ट आपका लगेगा ही लगेगा। अब जैसे कि मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल इंडिया के अंदर में पेट्रोल के जितने भी हैं, प्राइवेट ओनर्स के लिए 15 साल के लिए आरटीओ से हम लोगों को परमिट मिलती है। अब तो मोटरसाइकिल का जो कैलकुलेशन भी जो ये लोग जो करते हैं, मेंटेनेंस का जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ 15 साल के हिसाब से, क्योंकि फिलहाल तो रोड लीगल ये 15 साल के लिए है। हाँ, इसके बाद आगे की बात अलग है कि भाई हम उसको ग्रीन टैक्स दे करके हम उसको रिन्यू करेंगे या जो भी है, तो उसका कॉस्ट उसके बाद का आता है। लेकिन पहले 15 साल का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी जब एक बाइक खरीदता है तो बेसिकली ये सोच के नहीं खरीदता है कि मुझे उसको 6 महीने, 12 महीने या 2 साल में मुझे बेचना है। जनरली आदमी इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना चाहता है। खैर वो बात अलग है, बहुत जनों के शौक़ होते हैं कि भैया हमें 2-4 साल के बाद हमें गाड़ी बदल देनी है, तो बदलते भी हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है 15 साल का, आपका एक्स शोरूम वैल्यू जो है वही वैल्यू को आपको लेके चलना पड़ेगा 15 साल के लिए। जैसे समझ लीजिए कोई मोटरसाइकिल की एक्स शोरूम वैल्यू आपकी 1.5 लाख रुपए है, तो उसका 15 साल का मेंटेनेंस का कॉस्ट 1.5 लाख रुपए का लगभग आपका आ ही जाएगा। अब कैसे आएगा, इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो में अलग से बनाऊंगा, अभी मैं आपको ब्रीफ अप खाली कर देता हूँ। तो जैसे पहले 3 सर्विसेज आपकी फ्री है, लेकिन उसके अंदर में आपका जो मटेरियल का जो कॉस्ट लगना है, पहले 3 सर्विस में तो मैक्सिमम टाइम आदमी लोग बस अपने मोबिल चेंज ही होता है, मोबिल फिल्टर चेंज होता है, और कुछ तो होता नहीं है। तो जनरली मोबिल का कॉस्ट आदमी इंसान पकड़ता नहीं है। अब मोबिल का कॉस्ट है, फिल्टर का कॉस्ट है, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, आपके ब्रेक केबल, क्लच केबल, एक्सीलरेटर केबल, ये सारे केबल्स के भी कैलकुलेशन को आपको जोड़ना है। ब्रेक पैड, ब्रेक शूज़, टायर्स, ट्यूब्स, चेंज पॉकेट, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका कैलकुलेशन इंसान मोटरसाइकिल ख़रीदने के टाइम पे नहीं करता एक्चुअल में। और भी बहुत सारे छोटे मोटे वेयर एंड टेयर कॉस्ट हो जाते हैं। भाई स्प्रिंग ख़राब हो गई, स्प्रिंग चेंज, छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ होते हैं। अब ये भाई ये साइड मिरर्स हैं, इसके बारे में भी आदमी नहीं
सोचता है। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल पूरा का पूरा अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसका, जिसमें पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब कि भाई कितने किलोमीटर पे आपको क्या क्या चेंज करना, हर गाड़ी का अलग अलग रहता है। जनरली पूरी कैटेगरी का 100 सीसी है तो 100 सीसी का तकरीबन 100-125 सीसी का तकरीबन एक जैसा ही होता है। 150 सीसी का थोड़ा सा अलग रहेगा, 150-200 सीसी के लगभग का 150-200 सीसी का तकरीबन एक जैसा रहेगा। उसके बाद जैसे आप 250-300 सीसी में आते हैं तो उसका थोड़ा अलग हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड और भी करती है कि आप कौन सी टाइप की बाइक खरीदते हैं। अगर आप जैसे कि कम्यूटर अगर आप एक बाइक खरीदते हैं तो उसके टायर ट्यूब्स वही हिसाब से बने होते हैं कि भाई वो 25,000, 30,000, 40,000 किलोमीटर तक जाए। उसमें डिपेंड भी करता है कि आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं। भाई मेंटेन मतलब उसमें हवा का प्रेशर आप टाइमली चेक कराते हैं, नहीं कराते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हफ्ते में एक बार आपको अपने टायर की एयर प्रेशर आपको चेक करानी चाहिए और 100% चाहिए। और अगर गाड़ी बहुत दिन से खड़ी है तो गाड़ी निकाल करके सबसे पहला काम तो भाई उसमें हवा भरवाने का होता है, उसके बाद उसको चलाएं। तो वो सब भी पॉइंट्स हैं, इसका मैं पूरा एक अलग डिटेल्स वीडियो में आप बना करके आप दूंगा आपको। अब इसके बाद में आती है PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। मतलब आपकी मोटरसाइकिल रेडी हो गई है, शोरूम से आपको खबर आ गई है कि आपकी मोटरसाइकिल रेडी है, आप इसकी डिलीवरी लेने आ सकते हैं। आपका बाकी का बैलेंस पेमेंट आप करिए और आपकी मोटरसाइकिल को आप ले जाइए। तो उस समय में जब आप जाते हैं तो आपको एक 2 व्हीलर जो भी कलर का आपने पसंद किया रहता है वो आपको दिखाया जाता है कि भाई ये वाला है आपका सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर आपके लिए अलॉटेड किया गया। उसके अंदर में जनरली मैक्सिमम टाइम पे शोरूम वाले का जो प्रैक्टिस रहता है, आपको गाड़ी चालू करके दिखाएंगे और इंडिकेटर, हेडलाइट, इग्निशन स्विचेस, फास्ट स्विच, मतलब जो भी स्विच गियर्स है वो सारे बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आपको दिखाया जाता है। उसके साथ साथ में वो लोग आपको चेसिस नंबर मिला करके देते हैं कि ये देखिए ये आपका चेसिस नंबर है, कागज़ जो होता है उसके साथ वो मिला देते हैं आपको, वो हो गया। उसके अलावा जनरली मैक्सिमम हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं कि भाई गाड़ी में और कोई डेंट वेंट नहीं है या पेंट नहीं है, पेंट डिस्पेंट नहीं हुआ है, डिस्कलर नहीं हुआ है, या फिर आपका कहीं पर स्क्रैच व्रैच नहीं है। हम लोग जनरली ये चीज़ें देख लेते हैं। उसके अलावा जब वो फाइनल हो जाता है तो उसके बाद में पेपर प्रोसेस करा देते हैं और उसके बाद में जो एक्सेसरीज लगानी होती है वो लोग लगाना शुरू करते हैं। मैं और एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि बैटरी का लेवल चेक कर लिया करिए, बैटरी को टेस्ट करवा लिया करिए। क्यों? आज के तारीख में पहले इतना ज़रूरी नहीं हुआ करता था। आज के तारीख में खैर पहले भी ज़रूरी था लेकिन चल जाता था, लेकिन आज के तारीख में ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बैटरी। क्योंकि आज के तारीख में जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं सारे के सारे आते हैं आपके फ्यूल इंजेक्शन के साथ में, चाहे आप स्कूटर ले लो चाहे मोटरसाइकिल ले लो। हाँ, बजाज की कुछ मोटरसाइकिल्स है जो लोग एडवांस कार्बोरेटर सिस्टम का कुछ यूज़ करते हैं जिसमें आपका फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, बट लेकिन वो कुछ भी एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी है विच वर्क्स लाइक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के तरह ही काम करती है। अब फ्यूल इंजेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये फ्यूल इंजेक्शन है क्या? इसने हमारे कार्बोरेटर को रिप्लेस किया है। जब कार्बोरेटर को उसने रिप्लेस किया है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एक्चुअली पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक